तो चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व, या फिर इसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं कुछ आपको कर्व ट्रेसिंग के रूल बताने वाला हूँ कि हम कर्व जब कोई भी ट्रेस करेंगे, एक्चुअली में कई सारे कर्व ऐसे हमारे पास होंगे जिनके बारे में हमें आइडिया है। जैसे अगर मान लीजिए सर्कल का केस आ गया तो हमें पता है, पैराबोला तो हमें पता है, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब केसेस आ गए तो हमें आइडिया हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे ज़रूरी नहीं कि यही सारे कर्व ही हों, क्योंकि जेई में तो बहुत सारे कर्व मिलने वाले हैं। तो उन कर्व को कैसे हम ड्रॉ करेंगे, उसके लिए कुछ पॉइंट्स है कर्व ट्रेसिंग के। सबसे पहले हम वही काम कर लेते हैं। बाकी पहले तो हम इजी से स्टार्ट करेंगे, पैराबोला के, सर्कल के, वो सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अपने जेई लेवल में आएंगे। लेकिन हम कर्व ट्रेसिंग के रूल पहले पढ़ लेते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे कि कोई भी कर्व जो है वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, या सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, या सिमेट्रिक अबाउट कोई लाइन वाई इक्वल टू एक्स है। वो कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, उसमें कितने मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है। और अगर एक्स की वैल्यू मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, यानी कि एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे वाई की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, और एक्स की सबसे कम वैल्यू में यानी माइनस इन्फिनिटी पे वाई की वैल्यू क्या आ रही है। तो इस तरीके से हमको एक रफ आइडिया हो जाता है कि वो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो सिंपल कर्व है उनके लिए ये सब रूल फॉलो नहीं करना है। हमें वो रूल फॉलो करना है जिनका ग्राफ हमें पता नहीं है और हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो फिर ये काम आने वाला है। बाकी वैसे तो सभी में काम आएगा, लेकिन अब हमारा सर्कल का सिंपल सा केस है तो फिर हम चेक थोड़ा ना करेंगे, हम तो सीधे सर्कल बना के सॉल्व कर लेंगे। तो लिख लेते हैं, इसमें हेडिंग है हमारी कर्व ट्रेसिंग। किसी भी कर्व को अगर हमें ड्रॉ करना है तो हमें कितने पॉइंट्स हमारे दिमाग में होने चाहिए, और उनको कैसे हम प्लॉट करेंगे, किस तरीके से हमारा कर्व बनेगा वो। तो नंबर 1 जो पॉइंट है वो है सिमेट्री पे बेस्ड। तो नंबर 1 पॉइंट लिख लेते हैं, सिमेट्री। सबसे पहले हम उसकी सिमेट्री चेक करेंगे कि वो एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक है कि वाई एक्सिस की सिमेट्रिक है कि दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक है। वो हम कैसे चेक करेंगे, तो इसी में पहली हेडिंग लिख लेते हैं, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक लाइन यहाँ पर नोट कर लेते हैं, फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि हम एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक कैसे आइडिया लगाएंगे। इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व, राइट डाउन, इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व remain unchanged by replacing y by minus y, then the curve is symmetrical about y एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस की बात हो रही है। जब x की बात होगी तो y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे, और जो y एक्सिस की बात होगी तो x को हम रिप्लेस करेंगे।
अगर हम कोई कर्व हमको गिवन है और अगर हमने उसमें y की जगह माइनस वाई रख दिया और उस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, एक एग्जांपल ले लेते हैं पैराबोला का, और इसमें y को हम रिप्लेस करेंगे माइनस वाई से, तो माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो जो हम लेके चले थे इक्वेशन वही हमें मिल गई, कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसका जो कर्व होगा वो हमेशा सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होगा। और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का सबको आइडिया है, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सिमेट्रिकल है ना एक्स एक्सिस के। अगर हम इसको सिमेट्रिकल का मतलब अगर मैंने ये प्लेन मिरर मान ले तो जितना ऊपर की तरफ है वही उतना नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। कोई भी इक्वेशन हो उसमें एक्स की जगह हम माइनस एक्स रखेंगे और अगर वो इक्वेशन चेंज नहीं होती है तो इसका मतलब वो जो कर्व है वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होगा। उसके बाद दूसरा ले लेते हैं, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। बी में लिख लेते हैं सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। सेम मेथड वही हो जाएगा कि अगर हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है तो इसका मतलब वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा। इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व remains unchanged by replacing x by minus x, then the curve is symmetrical about y एक्सिस। कोई भी इक्वेशन है, सपोज कर लेते हैं सबसे इजी होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा हमने तो कोई चेंज नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ही आ रहा है, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ सबको पता ही है, इस टाइप से बनता है ना ये। ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये वाई एक्सिस एक प्लेन मिरर का काम कर रहा है, जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट उधर होना चाहिए, तो ये वाई एक्सिस एक प्लेन मिरर का काम करेगा। अब ये बिल्कुल सिमेट्रिकली बनाना है, इस टाइप से नहीं बनाना जैसे बनाया, जितना इधर जाएगा उतना ही उधर जाएगा। ठीक है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक हो जाएगा अबाउट y एक्सिस। अच्छा, एक बात यहाँ पर और भी बता दूँ मैं, ये जो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है इससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस में अगर आपको याद है तो आपने फंक्शन में पढ़ा था, ये इवन फंक्शन होगा कि ऑड फंक्शन होगा। ये कौन सा फंक्शन है?
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है भाई। बताओ भाई। हाँ, अगर कोई फंक्शन ऐसा गिवन है कि अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स की इक्वल है तो ये इवन फंक्शन होता है, और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस एफ ऑफ एक्स है तो ऑड होता है। तो ये जो इवन फंक्शन होता है यही सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है। ध्यान रखेंगे, एक्स की जगह पे यहाँ पे माइनस एक्स रखोगे कोई चेंज नहीं होगा। तो जब भी कभी सिमेट्रिकल होता है तो हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस के उधर वाला प्लॉट कर लेते हैं और फिर जितना पार्ट उधर दिखता है उतनी पार्ट इधर भी बना देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा कि अगर इवन फंक्शन है तो। अच्छा, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स ऑड के लिए होता है, ये किसके सिमेट्रिक होता है? सिमेट्रिक अबाउट, बताओ भाई बच्चों। ऑड फंक्शन, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखो ना, ये कहाँ है यहाँ पर, अगर x की जगह पे माइनस एक्स रखोगे तो ये x एक्सिस के नहीं आएगा। यहाँ पर अगर हम ये तीसरा वाला देखेंगे तो यही ध्यान रखना है हमको। तीसरे वाले में लिख लेते हैं सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, या फिर इसको बोल सकते हैं अपोजिट क्वाड्रेंट। कोई भी ऑड फंक्शन होता है वो हमेशा सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट होता है। अच्छा, ये बोथ एक्सिस के लिए क्या करेंगे? बोथ एक्सिस के लिए अगर वही दोनों को मर्ज कर दो, कि अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें उसी इक्वेशन में, जो भी इक्वेशन हमको गिवन होगी उसमें अगर हम x की जगह माइनस एक्स रखें और y की जगह माइनस वाई रखें तो इस इक्वेशन में कोई चेंज ना हो, तो ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो जाता है, या बोथ द एक्सिस बोल सकते हो आप। और यही ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। देखो, जैसे मैं यहाँ पे पहले डेफिनेशन इसकी लिख देता हूँ। इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड by replacing x by minus x and y by minus y, then the curve is symmetrical about both the axes। जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब है, सबसे छोटा एग्जांपल ये लेते हैं ना, तो देखो ना यहाँ पर अगर हम y की जगह माइनस वाई रखोगे और x की जगह पे माइनस एक्स रखोगे तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एक्स क्यूब, यानी y इक्वल टू क्या बन गया, एक्स क्यूब। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आपको याद होगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब ये है, ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये देखो, इसी को हम ऑड फंक्शन बोल सकते हैं ना, क्योंकि देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स का क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब, तो इसका मतलब माइनस एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स की इक्वल आ गई। तो अगर माइनस एफ एक्स की इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये ऑड फंक्शन हो गया। अब बात क्लियर है? तो एक्स एक्सिस को नहीं बोलेंगे, वाई एक्सिस के लिए है तो वो इवन फंक्शन हो जाता है, और अगर ओरिजिन के सिमेट्रिक है तो फिर वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, या एक इक्वेशन और ले लो इस टाइप से,
कि x की जगह -x रखो और y की जगह -y रखो। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सर्कल का एग्जांपल ले लेते हैं। x² + y² = a²। x की जगह -x रखा, y की जगह -y रखा, तो इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये हो गया सर्कल का। सर्कल की इक्वेशन सबको पता ही है, x² + y²। तो हो गया सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, या बोथ द एक्सिस बोल सकते हो। चलिए, तो अब हमको ध्यान रखना ही है कि जब भी कभी इवन फंक्शन की बात होगी तो फिर समझ जाएंगे कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है, और जब ऑड फंक्शन की बात होगी तो सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट या बोथ द एक्सिस, या सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये हो गया सी पॉइंट। उसके बाद लिखते हैं डी, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y = x। अगर कोई लाइन y = x है उसके सिमेट्रिक है, तो वो कैसे चेक होगा? तो लिख लेते हैं सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y = x। इसमें भी लिख लेते हैं डेफिनेशन, इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व remains unchanged on interchanging x by y, या x and y लिख लेते हैं। मतलब x को y से रिप्लेस करोगे और y को x से रिप्लेस करोगे तो उस इक्वेशन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो फिर हम बोलेंगे कि भाई ये जो है लाइन वो सिमेट्रिक है अबाउट द लाइन y = x। क्या हो जाएगा? द इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन अनचेंज्ड ऑन इंटरचेंजिंग x and y, then the equation, या then the curve सीधे लिख लेते हैं, then the curve is symmetrical about the line y = x। कोई भी लाइन की इक्वेशन हमको गिवन है या कोई भी कर्व हमको गिवन है, उसमें हम क्या चेंज करेंगे? हम x की जगह पे y रख देंगे और y की जगह पे x रख देंगे। जैसे एक इक्वेशन गिवन है x³ + y³ = 3axy। अब हमने x को रिप्लेस कर दिया y से और y को रिप्लेस कर दिया x से, तो ये हो गया y³ + x³ 3ay × x। तो ये सेम इक्वेशन बन रही है। तो अगर x और y की पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद इक्वेशन सेम आती है तो इसका मतलब इसका जो कर्व होगा वो सिमेट्रिक अबाउट लाइन y = x होगा। अगर हमारी ये लाइन y = x है, ये मैं इसका कर्व नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से सिमेट्रिकल होगा। कि अगर कोई कर्व हमारा, सपोज कर लेते हैं कि ये इस टाइप से बन रहा है, तो यहाँ पर भी वो इस टाइप से सिमेट्रिक होगा y = जितना, ये मतलब प्लेन मिरर का काम करेगा। ये जो लाइन है y = x, ये प्लेन मिरर का काम करेगा। ओके बच्चों, तो ये कुछ पॉइंट्स थे डी पॉइंट तक। अभी ए के ये 4 पार्ट हो गए ABCD, कि कब हमें पता चलेगा कि x एक्सिस के सिमेट्रिकल है, कब y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, कब दोनों एक्सिस के सिमेट्रिकल है, और कब लाइन y = x के सिमेट्रिकल है। तो ये जो पहला पॉइंट सिमेट्री का था वो कंप्लीट हो गया हमारा।
फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर और लिख लेते हैं, सेकेंड पॉइंट जो हमारा होगा, सेकेंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, जैसे कभी भी किसी का ग्राफ ड्रॉ करना होता है ना, तो हम ये चेक करते हैं कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। जैसे कोई भी लाइन हमको कहा जाता है ड्रॉ करो y इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू निकालते हैं और y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू निकालते हैं। तो वही काम यहाँ पर करना है, बस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैसे। बाकी हमें वही करना है कि जब भी कोई कर्व हमको दिखाई देता है तो हम क्या करते हैं, उसकी देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिख लेना है हमको। लिख लेते हैं यहाँ पर, फाइंड द पॉइंट वेयर द कर्व find the point where the curve crosses the x-axis and y-axis। बात समझ में आ गई होगी आपको कि अगर कोई भी कर्व हमको गिवन होगा तो एक बार x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल के देखना है और एक बार y की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पुट x इक्वल टू 0, फाइंड y, और पुट y इक्वल टू 0, फाइंड x। उसके बाद थर्ड पॉइंट, थर्ड में हमें क्या लिखना है, हम ये भी देखेंगे कि वो जो कर्व है उसमें कितने मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहे हैं। तो हम dy बाई डी एक्स भी निकालेंगे, फाइंड dy बाई डी एक्स। ये सब बोर्ड लेवल के क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो हमारा 12th लेवल का होगा उसमें कोई ना कोई कर्व ऐसा हमको गिवन होगा जिसको हम डायरेक्ट ट्रेस कर पाएंगे, उसका कर्व जो है बना पाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जेई लेवल के होंगे, उनमें क्या होगा, हमें ये सारे पॉइंट जो है वो लर्न करने पड़ेंगे और ये अप्लाई करने पड़ेंगे, तभी हम उसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड dy बाई डी एक्स एंड एग्जामिन हमें dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि कब मैक्सिमा आ रहा है, कब मिनिमा आ रहा है, कब वो फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, कब डिक्रीज़ कर रहा है। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, अगर पॉसिबल है इंटरवल निकालेंगे, द इंटरवल वेयर fx इज इंक्रीजिंग। पता है ना हमको, इंक्रीजिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग जिसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0। तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ कहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है। एंड ऑल्सो फाइंड इट्स स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट्स कौन से पॉइंट होते हैं आपको याद होंगे, स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होती है, उन्हीं को हम बोल देते हैं स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। और एक लास्ट पॉइंट और लिख लेते हैं, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू एग्जामिन करनी पड़ेगी व्हेन x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी और x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। मतलब x की
सबसे बड़ी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पे वाई क्या दे रहा है, और एक्स की सबसे छोटी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे वाई की वैल्यू क्या दे रहा है। तो इतने पॉइंट हमको कर्व ट्रेस करने में मदद करने वाले। 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट सिमेट्री का है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कोई भी कर्व ट्रेस करना होगा, बोर्ड लेवल का नहीं, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं, जब जेई लेवल की बात होगी तब की बात कर रहा हूँ मैं। हमें सिमेट्री चेक करनी पड़ेगी कि वो अबाउट एक्स एक्सिस है, तो हम क्या करेंगे, वाई की जगह उल्टा है, अगर एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करना है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, और इक्वेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि जो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है वो इवन फंक्शन होगा, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमेशा इवन फंक्शन होगा, y इक्वल टू एक्स की पावर 4, और ऑड फंक्शन हमेशा हमेशा जो है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा, या अपोजिट क्वाड्रेंट होगा, या बोथ द एक्सिस बोल सकते हैं यहाँ पे। जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए अगर हम बोलें तो y को माइनस वाई और x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो इक्वेशन चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है। और एक हमने सर्कल का भी केस देखा यहाँ पर। उसके बाद सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स, तो हमने देखा कि अगर हम x को y से और y को x से रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन चेंज नहीं होती है, तो वो कर्व जो है वो हमेशा सिमेट्रिक होगा लाइन y इक्वल टू एक्स के, जितना इधर की तरफ होगा y इक्वल टू एक्स के नीचे उतना ही y इक्वल टू एक्स के ऊपर। तो ये 4 पॉइंट तो सिमेट्री वाले हो जाते हैं। उसके बाद हमको ये आइडिया लगाना है कि वो कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, तो हम 0 पुट करके चेक कर लेंगे। फिर थर्ड पॉइंट हमको उसका मैक्सिमा मिनिमा dy बाई डी एक्स निकालना है, और देखना है कि dy बाई डी एक्स कब पॉजिटिव आ रहा है, कब नेगेटिव आ रहा है, और कब ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो को बोलेंगे स्टेशनरी पॉइंट, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो इंक्रीजिंग के लिए हो जाएगा, और कहाँ कहाँ पर dy बाई डी एक्स नेगेटिव आ रहा है तो वो डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा। और चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमें ये देखना है कि एक्स उसका ग्राफ कहाँ जा रहा है। एक्स की सबसे मैक्सिमम वैल्यू पे प्लस इन्फिनिटी है कि माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, और उसी तरह एक्स की माइनस इन्फिनिटी पे वाई की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है कि माइनस इन्फिनिटी। तो उससे हमको आइडिया हो जाएगा कि वो ग्राफ कहाँ कहाँ पर मैक्सिमम ऊपर कहाँ तक जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो कर्व ट्रेसिंग में हमारी मदद करने वाले हैं। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये हमारे जो है वो बोर्ड के क्वेश्चन जो होंगे उनमें ये अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसका फार्मूला क्या क्या होता है, कि भाई एरिया अंडर द कर्व में वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, वाई डी एक्स करके हमने एरिया निकाला हुआ है पहले भी, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं हेडिंग एक बार फिर से, डिफरेंट केसेस ऑफ बाउंडेड एरिया। केस फर्स्ट देख लेते हैं। हमें कोई कर्व y इक्वल टू एफ एक्स गिवन होगा और लिमिट गिवन होंगी x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, और उस कर्व के नीचे का हमको एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो फार्मूला होता है लिमिट ए टू बी वाई डी एक्स। लिख लेते हैं यहाँ पर, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, द x एक्सिस and the ordinates x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, जिसमें हमको पता है कि जो है b बड़ा है a से, इज गिवन बाय एरिया इक्वल टू
लिमिट ए टू बी वाई डी एक्स, और वाई डी एक्स को ही हम वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारा एरिया का फॉर्मूला हो जाता है। अगर हमें कोई कर्व इस टाइप से गिवन है और ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, x इक्वल टू लिमिट गिवन है, ये x इक्वल टू a है और ये x इक्वल टू b है, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू लिमिट a टू b ले लेंगे और y dx, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। जब x एक्सिस की बात होगी तभी की बात अभी कर रहे हैं, अभी हम y एक्सिस पे नहीं ले रहे हैं, अभी हम सारे केस x एक्सिस वाले ही ले रहे हैं, जिसमें x एक्सिस गिवन है और लिमिट x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b गिवन है। ठीक है। सिमिलरली अगर वो कह देता कि भाई ये कर्व, यही सेम कर्व जो है वो x एक्सिस पे नहीं निकालना, y एक्सिस पे निकालना है, तो एरिया लिमिट a टू b वही रहेगा, बस y की वैल्यू a से b तक हो जाएगी और y dx की जगह x dy हो जाएगा। तो अभी हम उसको बाद में लिखेंगे, अभी पहले हम सारे x एक्सिस वाले केसेस एक साथ लिख लेते हैं। तो ये तो हो गया केस फर्स्ट। अब जैसे केस सेकंड देखते हैं, अभी हम सिर्फ x एक्सिस पे ही सारे ले रहे हैं। दूसरा है हमारे पास कि अगर हमें दो कर्व गिवन होंगे, जो हमारी दो एक्सरसाइज है इसमें NCERT में, तो दूसरी एक्सरसाइज में इस टाइप का मिलेगा, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equal to fx and x equal to fy, या fx और gx दो करके ले लेते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स, ऐसे करके ले लेते हैं। हमारे पास दो कर्व है, एक y इक्वल टू एफ एक्स है और एक y इक्वल टू जी एक्स। उनका अगर हमें एरिया निकालना है, y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले इन दोनों को सॉल्व करके पहले हम दोनों y को इक्वेट कराएंगे और उनसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। उससे हमको पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ पर है, और अगर वो दोनों कर्व नहीं कट कर रहे हैं तो फिर हमें x इक्वल टू a और x इक्वल टू b भी गिवन होगा। अगर वो कट कर रहे हैं तब तो बहुत इजी है, लेकिन अगर मान लिया कट ही नहीं कर रहा है, तो y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, y इक्वल टू जी एक्स गिवन है, और ये भी गिवन है कि एफ एक्स जो है वो लेस देन जी एक्स है। मतलब जी एक्स वाला कर्व ऊपर आएगा। जैसे इसका ग्राफ मैं अगर ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ये हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू जी एक्स, और एक दूसरा कर्व हमारे पास है x इक्वल टू या y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और लिमिट हमारे पास गिवन है x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, और हमें ये शेडेड एरिया बताना है। ये वाला जो एरिया है ये हमको बताना है। तो इसका एरिया निकालने का क्या फार्मूला होगा, सेम वही फार्मूला जो भी हमने ऊपर लिखा था कि सबसे पहले ऊपर वाले का निकालेंगे, तो ए टू बी वाई डी एक्स होगा, यानी कि जी एक्स डी एक्स, और फिर नीचे वाले का जब इस वाले पार्ट का निकालोगे तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो हमें तो ये शेडेड पोर्शन का निकालना है, तो फिर हम जी एक्स में एफ एक्स को माइनस कर देंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट ए टू बी, जो बड़ा है जी एक्स उससे हम छोटे वाले को माइनस कर देंगे, और डी एक्स। ये कब का केस है, जब वो दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं।
तो फिर हमें x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी गिवन होगा। लेकिन अभी एक केस ऐसा करेंगे जिसमें हमारे पास ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, तो फिर उसमें हमें x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी गिवन नहीं होगा। जैसे लिख लेते हैं यहाँ पर, when two curve y equal to fx and y equal to gx intersect, अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और x की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, तो हम देखेंगे कि वो दोनों कर्व एक दूसरे को कोई दो पॉइंट पे x की दो वैल्यू पे कट करेंगे। देन हमें क्या करना पड़ेगा, देन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, उससे हमें x की दो वैल्यू मिल जाएंगी और फिर उन्हीं दो वैल्यूज़ पे हम देख लेंगे रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, लिमिट a टू b। और जो अब हमें इसमें ये नहीं पता कि कौन बड़ा है, तो वो हमें ग्राफ ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। तो अगर हमने यहाँ पर ऐसे हम इसको याद करेंगे, y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। गलतियाँ यहाँ पर हो जाती है कि हमें पता नहीं होता कौन सा अपर बन रहा है और कौन सा लोअर बन रहा है, वो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद पता चलेगा। जैसे मान लिया कोई कर्व है हमारे पास, ये है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है और एक कर्व ये इंटरसेक्ट कर रहा है y इक्वल टू जी एक्स। ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है और इसने x इक्वल टू ए और b पे कट किया हुआ है, तो ये रिक्वायर्ड एरिया हमको ये निकालना है। तो y ऑफ अपर कर्व क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऊपर जा रहा है वो अपर कर्व नहीं है, जो शेडेड पोर्शन है उसमें जो ऊपर की तरफ है वो है अपर कर्व। यानी कि ये शेडेड पोर्शन अगर है हमारा, तो ये अपर कर्व हो जाएगा, ये वाला जो है वो अपर कर्व, ये अपर कर्व, और ये जो है जो नीचे की तरफ है वो क्या हो जाएगा, लोअर कर्व। कौन ऊपर जा रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो एरिया निकालना है उसमें जो शेडेड पोर्शन हो रहा है उसमें जो ऊपर की तरफ है वो अपर कर्व। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स और इंटू डी एक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो जाएगा, इसका हमें खास ध्यान रखना है कि जो भी y ऑफ अपर और लोअर है वो हमें देखना पड़ेगा। और ये कैसे सॉल्व होंगे, इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, दोनों के y की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे तो वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमको। तो ये केस थर्ड हो जाएगा हमारा। ये सारे है वही, देखो सारे फॉर्मूले वही यूज़ हो रहे हैं, y dx, कुछ नया काम अभी नहीं कर रहा है, सिर्फ वही y dx करके कर रहे हैं। अब जैसे एक केस इस टाइप का ले लेते हैं, इसमें लिखते नहीं कुछ, सीधे समझ लेते हैं कि किस टाइप का है। कि जैसे कोई भी एक कर्व y इक्वल टू एफ एक्स ऐसे दिया हुआ है, ये x इक्वल टू ए पे दिया हुआ है और ये x इक्वल टू बी पे गिवन है। हमको ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, एक्स एक्सिस पे एक ये प्लॉट होगा एरिया और एक ये बनेगा, ये एरिया फाइंड आउट करना है। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें लिख लेते हैं रिक्वायर्ड एरिया के लिए, ये y इक्वल टू एफ एक्स है, यहाँ पर कोई पॉइंट x इक्वल टू सी है, वो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर वो क्रॉस कर रहा है x एक्सिस को। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट a टू b, ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स हमको गिवन है, तो एफ एक्स डी एक्स, और ये जो एबव एक्स एक्सिस है वो एरिया पॉजिटिव आएगा और जो बिलो एक्स एक्सिस है वो एरिया नेगेटिव आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें मॉड लगा देंगे, जो भी नेगेटिव एरिया होगा ए टू सी तक है, सॉरी ए टू बी नहीं है, यहाँ पर ए टू सी है,
और अब जो है वो सी से बी तक हो जाएगा। और अब ये एरिया एफ एक्स डी एक्स। तो जो भी एरिया निगेटिव भी होगा तो उसको हम मॉड लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। या कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं कि भाई ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, और वो एरिया निगेटिव तो आना ही है तो हम इसको माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सी टू बी, क्योंकि माइनस तो पहले से ही आएगा और माइनस और कर दो तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। तो जब कोई भी कर्व एक्स एक्सिस के अबव और बिलो दोनों लाई करेगा तो कुछ एरिया पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा, तो हम क्या करेंगे उसका मॉडुलस ले लेंगे या फिर उसको माइनस साइन के साथ लेके ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि भाई एरिया जो है इस टाइप से निकालते हैं। कभी कभी हमें एरिया को नेगेटिव करना पड़ता है, कभी पॉजिटिव करना पड़ता है, मतलब कभी प्लस कर देंगे कभी माइनस कर देंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ए टू सी और बी टू सी, नहीं ए टू सी यहाँ तक आ गया और ये सी बीच में है ना, तो सी से बी तक लेंगे ना हम लोग। यहाँ पर जो एरिया होगा वो ए से सी तक है तो ये पॉजिटिव वाला मिल जाएगा, और फिर सी से बी जब लेंगे तो हमारा जो है वो बिलो एक्स एक्सिस वाला मिल जाएगा। तभी तो लिमिट हमारी ए टू बी वाई डी एक्स होगी। तो बी टू सी नहीं लेंगे, सी टू बी ले लेंगे। ओके, एक केस 5 और ले लेते हैं। यह भी हम सब एक्स एक्सिस के लिए कर रहे थे। तो केस 5 में लिख लेते हैं हम, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। देखना ये थोड़ा सा अलग केस है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमको मिलेंगे। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स। ये दो कर्व हैं और ये जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। व्हेन दे इंटरसेक्ट x इक्वल टू सी, और c जो है वो a और b के मिड में लाई कर रहा है। जैसे मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तब आपको आइडिया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस हो गया। ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स से कर्व, ये y इक्वल टू एफ एक्स है, और दूसरा है y इक्वल टू जी एक्स। ये है y इक्वल टू जी एक्स, और जहाँ पे ये कट कर रहा है उस पॉइंट का नाम है x इक्वल टू सी, और ये जो है वो x इक्वल टू ए है, और ये जो है वो x इक्वल टू बी है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा है वो ये वाला है। ये एरिया हमें निकालना है। इन दोनों कर्व के बीच का एरिया ये बनेगा और एक बनेगा ये वाला एरिया। अब ये एरिया हमें चाहिए, इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे पहला पार्ट है ये वाला एरिया, पहले इसको फाइंड आउट करेंगे और फिर इसको फाइंड आउट करेंगे। तो जब पहले वाले को आप फाइंड आउट करोगे तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, लिमिट ए टू सी लेंगे
और ये अपर कर्व है और ये लोअर कर्व है। तो अपर कर्व है एफ एक्स, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स के साथ प्लस, यहाँ देखो प्लस करना पड़ेगा, पहले हम ए से लेके सी तक जाएंगे, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, और फिर सी से बी तक जब जाओगे तो अब अपर कर्व कौन सा हो गया, जी एक्स माइनस एफ एक्स और इंटू डी एक्स। ये हमारा दूसरा एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा कि जब इस टाइप का केस होगा तो हमें इस टाइप से हमें देखना पड़ेगा कि कब हमको कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एरिया प्लस करना है। पहले ए टू सी जाएंगे, अपर माइनस लोअर, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, और प्लस जब बी से सी से बी तक जाएंगे तो जी एक्स माइनस एफ एक्स। इतने सारे हमने फार्मूले देखे, इतने सारे केसेस देखे, एक आइडिया तो ये हो गया है एरिया का फार्मूला सिर्फ एक ही होता है, वाई डी एक्स। अगर एक्स एक्सिस से हमें एरिया निकालना है तो लिमिट ए टू बी वाई डी एक्स होता है। बस यही हमें याद रखना है कि जब एक्स एक्सिस से हमें एरिया निकालना है तो वाई डी एक्स होगा। अब ये बहुत सारे केसेस थे कि कब हमें प्लस करना पड़ेगा, कब माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने देखा कि ये प्लस था और इसको माइनस करना पड़ा क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस खुद निगेटिव होगा। अगर हम इन दोनों को करेंगे ना, अगर सीधे प्लस कर लोगे तो ये ऊपर वाला एरिया अगर +5 आया तो नीचे वाला -5 आ जाएगा, तो प्लस माइनस तो कट होके 0 हो जाएगा। जबकि एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है, हमने 10th में भी शुरू से सीखा हुआ है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो उसको पॉजिटिव कर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर किया हुआ है। और यहाँ पर तो ये दोनों ही पॉजिटिव किए गए हैं क्योंकि पहले हमने अपर माइनस लोअर करके पहले का निकाला और फिर दूसरे को भी अपर माइनस लोअर करके निकाला और दोनों को प्लस कर दिया। तो ये कुछ 5 केसेस हैं जब हमारा एरिया जो है एक्स एक्सिस से निकालना था। अब हम निकालेंगे एरिया वाई एक्सिस से, तो उसके लिए फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। बस क्या चेंज होगा, जहाँ जहाँ पर y है वहाँ x आ जाएगा, और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर y, और जहाँ y वहाँ पर x। तो सेकेंड केस में लिख लेते हैं, जब y एक्सिस की बात होगी, जब हम एरिया y एक्सिस के लिए सबका निकाल रहे हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ले लेते हैं। द एरिया बाउंडेड बाई the curve y equal to fx, बल्कि अब यहाँ पर देखो y equal to fx नहीं गिवन होगा, यहाँ पर हम x equal to f of y लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे, x equal to f of y, क्योंकि अब हम y एक्सिस के लिए ले रहे हैं ना। अगर मान लिया हमको y equal to fx गिवन भी होगा तो पहले हम x इन टर्म ऑफ y निकाल लेंगे, तो इसलिए मैं सीधे यहाँ पे यही लिख रहा हूँ कि x इक्वल टू एफ ऑफ y। तो x इक्वल टू एफ ऑफ y, द एक्सिस ऑफ y एंड द एब्सिसा y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, और यहाँ पर भी a जो है छोटा है, b बड़ा है, इज इक्वल टू एरिया इक्वल टू लिमिट a टू b, जो y dx होता था अब यहाँ पर x dy हो जाएगा। बस इतना सही फर्क होने वाला है। जो पहला केस था, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया था ना, तो a टू b y dx, y की वैल्यू रख दी थी fx, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट a टू बी x dy, तो f ऑफ y dy। तो ऐसे करके इसको भी लिख लेना साथ में। पक्की बात है ना, जब y होगा, जब dy है तो फंक्शन y के टर्म में ही होगा, जब फंक्शन x होगा तो x के टर्म में होगा, और जब y होगा तो y के टर्म में होगा। तो ये तो पहला केस सबसे इजी हो गया। जब हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से बना होगा, देखो इस टाइप से बना होगा,
ये हमारा कोई कर्व है x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और ये लिमिट्स हमको गिवन है y इक्वल टू ए टू वाई इक्वल टू बी, और इसका ये रिक्वायर्ड एरिया हमारा ये है, ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है वाई एक्सिस से। तो लिमिट ए टू बी एक्स डी वाई होगी। तो जैसे ही हम कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में गिवन भी होगा तो हम क्या करेंगे, उसको पहले x इन टर्म ऑफ y निकाल देंगे और फिर x डी वाई अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फिर दूसरा केस इसका देखते हैं, सेकेंड केस। जो हमने 5 केस वहाँ पर किए थे सेम वही यहाँ पर भी है, बस y एक्सिस से अब हमें निकालना है। तो सेकेंड में लिख लेते हैं, द एरिया बाउंडेड बाई द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी, और a जो है वो b से छोटा है, एंड द कर्व x इक्वल टू एफ ऑफ y एंड x इक्वल टू g ऑफ y। और हमको ये पता है कि f ऑफ y जो है वो छोटा है g ऑफ y से, ये गिवन होगा। यह हमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि एफ ऑफ वाई और जी ऑफ वाई में कौन छोटा बड़ा। ये वो वाला केस है जब वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। देन एरिया इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, इसका ग्राफ भी अगर ड्रॉ करना चाहे तो कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ये हमारे पास कोई कर्व हमको गिवन है और एक ये कर्व गिवन है। ये है x इक्वल टू जी ऑफ वाई और ये x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और ये y इक्वल टू ए टू वाई इक्वल टू बी है। हमें कौन सा एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो उसमें क्या होता था, y ऑफ लोअर कर्व माइनस y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व, y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व। लेकिन यहाँ पर एरिया चेंज हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिमिट ए टू बी। यहाँ पर पहले ये मान लेते हैं ये हमारा राइट साइड में है। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड में हो गया। तो x ऑफ राइट साइड, या राइट कर्व ले लेते हैं, राइट साइड में जो कर्व है वो माइनस x ऑफ लेफ्ट साइड। तो ये ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, अगर उल्टा पुल्टा करेंगे तो एरिया नेगेटिव हो जाएगा, और अगर कोई 2-3 एक साथ होंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो लिमिट ए टू बी यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो x क्या होगा, g ऑफ y डी वाई माइनस f ऑफ y डी वाई, लिमिट ए टू बी। या इनको एक साथ कर लेते हैं, लिमिट ए टू बी g ऑफ y माइनस f ऑफ y के साथ dy, ये रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। इसमें भी डाउटफुल केस बनेंगे जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये ध्यान रखना है हमको ये कि राइट से लेफ्ट को माइनस करना है। उसमें क्या होता है, अपर से लोअर को माइनस करना पड़ेगा, इसमें राइट से लेफ्ट को माइनस करना पड़ेगा। जो राइट साइड में कर्व आ रहा है माइनस जो लेफ्ट साइड में कर्व आ रहा है। फिर इसमें भी केस थर्ड हो जाएगा। केस थर्ड कौन सा होगा इसमें, जब वो दोनों कर्व होंगे लेकिन इंटरसेक्टिंग कर्व हो जाएंगे। अब उसको मैं यहाँ डायरेक्ट दिखा देता हूँ।
ये एक कर्व हमारे पास है, कुछ इस टाइप से एक कर्व हो जाएगा ये, और एक दूसरा कर्व हो जाएगा ये जी ऑफ वाई है x इक्वल टू, और ये x इक्वल टू एफ ऑफ वाई है। और जहाँ पर ये कट कर रहे हैं ये y इक्वल टू ए है और ये y इक्वल टू बी है। हमें कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला जो एरिया है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फिर वही काम, राइट साइड में लेफ्ट साइड को माइनस कर देंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिमिट ए टू बी, राइट साइड वाला है जी वाई माइनस एफ ऑफ वाई और डी वाई। अब देखो यहाँ पर तो x इक्वल टू ए या y इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी गिवन है, यहाँ पर नहीं गिवन होगा। ये x इक्वल टू एफ ऑफ वाई और x इक्वल टू जी ऑफ वाई ही गिवन होंगे। पहले इनको हम सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारा उसके बाद अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे, राइट माइनस लेफ्ट। तो दो तरह के केस हमने देखे। हमें जब एक कर्व दिया होगा x एक्सिस में तो y dx, y एक्सिस में कहेगा तो x dy, लिमिट वही होगी। जब dx होगा तो x की लिमिट, जब dy होगा तो y की लिमिट। जब दो दो कर्व गिवन होंगे तो अगर वो नॉन इंटरसेक्टिंग है तो उनमें लिमिट्स हमको गिवन होगी, और अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वही y की वैल्यू हो जाएंगी या तो x की वैल्यू हो जाएंगी। दोनों में फ़र्क क्या, जब x एक्सिस से बात होगी तो हम निकालेंगे y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व, लेकिन जब राइट और लेफ्ट की बात होगी तो y ऑफ राइट साइड माइनस y ऑफ लेफ्ट साइड से हम निकालेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। केस 3 के बाद एक केस 4 ले लेते हैं एक और। अगर कोई कर्व हमारा ऐसा बन गया कि जो x एक्सिस में, जैसे वहाँ पर हमने लिया था कुछ एबव में था कुछ बिलो में था, उसी टाइप से यहाँ पर भी अगर हम देखें कि a से b ले लें b से c ले लें, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इनके दोनों के एरिया को हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और फिर हम इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करके दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर एरिया हमारा निगेटिव आता है तो उसको मॉडुलस लेके पॉजिटिव करना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हमें दोनों का टोटल करना है। अगर दोनों पॉजिटिव आते हैं तो बात क्लियर है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो निगेटिव आता है तो हमें उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। जैसे सपोज़ करिए कुछ इस टाइप का केस हो गया, ये हमें y इक्वल टू ए दिया हुआ है और ये y इक्वल टू बी दिया हुआ है। तो ये हमें ये एरिया निकालना है और एक ये वाला एरिया निकालना। तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों को प्लस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मान लिया इनमें से कोई एक नेगेटिव आता है, हमने सॉल्व किया और ये इनमें से कोई एक नेगेटिव आता है, तो फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस कर देना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट ए टू सी, ये हमें x इक्वल टू एफ ऑफ वाई ही गिवन है, तो लिमिट मॉड के साथ इसके एरिया को पॉजिटिव कर देंगे, ए टू सी एफ ऑफ वाई डी वाई। अगर ये निगेटिव आया तो, अगर पॉजिटिव आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये नेगेटिव आएगा तो मॉड लेके इसको पॉजिटिव करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ए टू सी और सी टू बी। केस 5 एक इंटरसेक्टिंग वाला और हो गया।
कि अगर उन्होंने बोला है कि भाई इस तरह से कट करता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लिया कुछ इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ करता है, ये हमारा एक ग्राफ हो गया। एक कर्व हमारा y इक्वल टू या x इक्वल टू एफ ऑफ वाई ये है, ये है x इक्वल टू एफ ऑफ वाई का। और एक दूसरा कर्व ले लेते हैं जो कुछ इस टाइप से है, x इक्वल टू जी ऑफ वाई। अब यहाँ पर हमें गिवन है y इक्वल टू बी, और यहाँ पर गिवन है y इक्वल टू ए, और एक पॉइंट ये है जिसका नाम है C। तो हमें ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया और प्लस ये वाला एरिया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही काम, दोनों के एरिया को प्लस कर देना है। बस ये ध्यान रखना है, जैसे वहाँ पे y अपर माइनस y लोअर किया था, यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, लिमिट a टू c जब लेंगे तो यहाँ पर पहले राइट साइड में f ऑफ y है, फिर g ऑफ y है, तो f ऑफ y माइनस g ऑफ y dy। और जब c टू b लेंगे तब हम किससे किसको माइनस करेंगे, अपर जो है, अपर लोअर तो नहीं चलेगा, यहाँ तो राइट और लेफ्ट चलेगा। तो राइट में g ऑफ y माइनस मेरे लेफ्ट में क्या होगा, f ऑफ y और dy। तो ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तब हमें सबके एरिया इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ये कुछ इसकी थ्योरी पार्ट था एरिया अंडर द कर्व में। सबसे पहले तो हमें सबका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है, जिसके लिए हमें सिमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी। वो हमने 3-4 पॉइंट देखे, फिर 3 पॉइंट dy बाई डी एक्स और x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 के लिए, फिर 5 पॉइंट्स हमने x एक्सिस के लिए देखे और 5 पॉइंट्स y एक्सिस के लिए। तो ये सब में एक बात तो कॉमन है कि एरिया जो है वो y dx होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, बोर्ड लेवल के तो बहुत ही इजी होंगे। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ तक हमारा थ्योरी पार्ट था पूरा का पूरा। अब जरा इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equal to e to the power x, axis of x and x equal to 0 to x equal to a। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a पर हमको इसका एरिया बताना है x एक्सिस पे। तो ये क्वेश्चंस इसके बहुत इजी होने वाले हैं। एरिया इक्वल टू लिमिट a टू b y dx, तो लिमिट a की वैल्यू है x इक्वल टू 0 से a तक है, और y dx, y की वैल्यू e टू द पावर x dx, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x, लिमिट 0 टू a, तो e टू द पावर a माइनस e टू द पावर 0। ये हमारा फाइनल आंसर। ये ऊपर जो हमने पॉइंट सारे डिस्कस किए, इसमें से किसी पॉइंट्स में प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर ये वाला क्वेश्चन करें। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन था, एक और मैं दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, बोर्ड लेवल के तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाले। प्रॉब्लम उनमें भी नहीं होगी, लेकिन थोड़े से अच्छे होंगे, वो इतना इजीली सॉल्व नहीं होंगे जैसे ये हो रहा है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता, सीधे सीधे आंसर आ जाता है। मतलब सीधे डेफिनेट लगाना है और आंसर आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, करिए इसको, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व
y इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, axis of x and the ordinates x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a। इसका आंसर बताना है आपको। आ रहा है बच्चों कुछ आंसर इसका? रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिमिट 0 टू ए हो जाएगा y dx x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमने ये तो बहुत छोटा सा केस है इनडेफिनेट या डेफिनेट का। एक्स स्क्वायर को टी लेट करेंगे 2x dx dt, तो x dx की वैल्यू dt बाई 2 हो गई। x इक्वल टू 0 पे t की वैल्यू 0, x इक्वल टू a पे t की वैल्यू a स्क्वायर। तो लिमिट एरिया इक्वल टू लिमिट 0 टू a स्क्वायर x dx की वैल्यू dt और इसकी वैल्यू t, तो t dt अपॉन 2। सही है ना? तो ये 1/2 हो गया t का t स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 टू a, तो 1/4 t की जगह पे a स्क्वायर रख देंगे माइनस 0। अच्छा यहाँ पर e की पावर t हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि e दिया हुआ है ना यहाँ पर, तो e टू द पावर t, e तो गायब ही हो गया। हाँ बिल्कुल सही है, e टू द पावर t dt कर लें। e टू द पावर t dt का e टू द पावर t और उसके बाद फिर उसको सॉल्व कर लें। ये क्या बन जाएगा e टू द पावर t और बाई 2, तो यहाँ पर है ही है 1/2 लिमिट 0 टू a स्क्वायर, तो e टू द पावर a स्क्वायर माइनस e टू द पावर 0 अपॉन 2। e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है भाई, एक और छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर आते हैं थोड़े से अच्छे में। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, find the area bounded by the curve। ये लाइन तो सब में कॉमन ही होगी। एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, कॉमा एक्स एक्सिस एंड लाइन x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4। इसका हमें एरिया बताना है।
एक कर्व हमको दिया है, उसकी इक्वेशन हमको गिवन है, और एक्स एक्सिस में x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 4 के मिड का एरिया बताना है। तो एक्स एक्सिस का इकलौता सा फॉर्मूला y dx, उसी को यूज़ करिए और बताइए क्या आएगा। तो सबसे पहला काम हमको यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है। y वाले टर्म वन साइड करके y इन टर्म ऑफ x निकालना पड़ेगा। एक्स वाई माइनस 2y इक्वल टू 3x प्लस 10। तो y इक्वल टू 3x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2। तो ये हमारा y इन टर्म ऑफ x आ गया। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिमिट 3 to 4 y dx, तो 3x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2 dx। अब क्या करेंगे इसके बाद बताओ। यहाँ तक तो आ गया होगा मेरे ख्याल से आपका। तो देखो, जब भी कभी ये लीनियर अपॉन लीनियर का केस है, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 3 प्लस 16 ln2, x माइनस 2 को t लेट कर लेते हैं, तो x इक्वल टू टी प्लस 2 हो जाएगा, dx इक्वल टू dt। तो जब x की वैल्यू जो है वो 3 है, तो t की वैल्यू 3 माइनस 2 1, और जब x की वैल्यू 4 है तो t की वैल्यू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो लिमिट आ जाएगा 3 पे 1 है और 4 पे 2 है, 3x। अच्छा, x की वैल्यू t प्लस 2 है, तो 3 टाइम्स t प्लस 2 प्लस 10 होल डिवाइडेड बाई t, और dx की वैल्यू dt। बस अब इसी को आपको अलग अलग डिवाइड करके सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा 3t अपॉन टी, और 3 2 जा 6 और 10 16 अपॉन टी dt। तो t से t तो कट जाएगा, तो 3x लिमिट 1 to 2, और ये 16 ln t हो जाएगा 1 to 2। तो 3 टाइम्स 2 माइनस 1 प्लस 16 टाइम्स ln 2 माइनस ln 1, ln 1 0, तो 3 प्लस 16 ln 2। तो बिल्कुल सही आंसर बता दिया आपने, बहुत बढ़िया। एक और देखते हैं, इस तरह का काम हमने डेफिनेट में किया हुआ था, और मैंने याद करने के लिए बोला था कि इसको आप याद ही रखें। बताइए, याद है क्या किसी को? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x
the x axis and x equal to 0 to x equal to 2 pi। क्या आंसर आएगा इसका? वैसे तो इसको पूरा ग्राफ से ड्रॉ करके करना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप ध्यान रखें। चाहे y इक्वल टू साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो, ये जो रिक्वायर्ड एरिया होता है ना 0 से पाई तक, ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, बस ये तो साइन की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए कॉस भी होता और 0 से पाई बाई 2 और ये पाई यहाँ तक होता ना, तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये एरिया जो है हमें याद रखना है, टू होता है। इसका एरिया भी कितना होता है? 2 होता है। ये y इक्वल टू कॉस एक्स के लिए है, ये y इक्वल टू साइन एक्स। याद ही रखें इसको, इतना बड़ा काम नहीं है। अगर 0 से पाई बाई 2 की बात करेगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 0 से 2 पाई बोल रहा है तो 4 हो जाएगा। और अगर हम सॉल्व करना चाहें, जैसे हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। कॉस एक्स कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ये यहाँ तक 0 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई तक। ओके। तो ये y इक्वल टू कॉस एक्स हो गया, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स, क्योंकि एबव एक्स एक्सिस है, फिर बिलो को माइनस साइन के साथ ले लेंगे, क्योंकि वो खुद नेगेटिव आएगा, तो माइनस लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई तक फिर कॉस एक्स ले लेंगे डी एक्स। तो जब इस पूरे को सॉल्व करोगे आप, तो 4 आंसर आएगा। तो अब बात क्लियर है कि चाहे हमारा 0 से पाई बाई 2 हो या 0 से पाई हो, जब भी कभी बात होगी 0 से पाई की, साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो, हमेशा वो 2 देगा एरिया, और उसी के मल्टीपल में आप बढ़ाते जाइए, 4 8 ऐसे करके कुछ भी बढ़ाते जाइए। साइन कॉस में दोनों में सेम चलने वाला है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है यहाँ तक बात बच्चों? चलिए एक क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ इसका, ज़रा इसको करिएगा। ये वैसे इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन एरिया इसमें भी फाइंड आउट करना है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाले जो हम लोगों ने पढ़े, लेकिन अब ये एरिया का क्वेश्चन है तो इसी में मैं देता हूँ। ये 3 क्वाइंस हैं जिनकी रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है।
और इस तरीके से ट्रायंगल की साइड को टच कर रहे हैं। तीनों जगह पे टच कर रहे हैं, ध्यान रखें। तो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल ABC का एरिया बताना है। ये जो सर्कल है ये क्वाइन है, इनकी रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर गिवन है, और तीनों क्वाइन सेम रेडियस के हैं। इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, और इसकी भी 1 है। फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल बनेगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, इसका एरिया हमको बताना है क्या हो। ऑप्शन में लिख लेते हैं 6 + 4√3, 4√3 - 6, 7 + 4√3 और D9। तो इसमें कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है जो हमने पढ़ा है, ये सिंपल सा 10th क्लास का क्वेश्चन है। थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाएंगे और सीधे आंसर आ जाएगा आपका। तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं इस चैप्टर से, लेकिन ये हमेशा इसी चैप्टर से ही लिखा रहता है कि ये एरिया का हमारे पास एक ही चैप्टर है, और जेई में पूछा गया तो इसको इसी चैप्टर में ले लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, find the area bounded by the curve y = cos x, x = 0 to x = 2π। ओके, तो आप ये आज यहीं तक करते हैं फिर हम लोग। आप इसके कॉन्सेप्ट याद रखें, अगले टर्न पे फिर और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो टाइम नहीं मिला, अभी तो हमने बहुत इजी इजी क्वेश्चन किए। अगले टर्न पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे फिर हम लोग। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगले टर्न पे।